हेलो एवरीवन, दिस इज अजय ओझा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन करे थे। अब उन पर बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल जो आपकी बुक से है सीधा सीधा आपको एज इट इज मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या चेंजेस करेगा, थोड़ी बहुत इसमें जो वैल्यूज दे रखी है उनको चेंज कर देगा, बाकी पैटर्न पूरा की पूरा यही रखेगा अगर आप स्पेशली आरबीएससी मीडियम में हो तो, ठीक है ना। देखना पहले क्वेश्चन को देखो। अभिक्रिया की कोटि दर्शाइए, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी आपसे और रेट लॉ इन्होंने लिख रखा है, वेग नियम लिख रखा है। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वेग नियम में जो कंसंट्रेशन दे रखी है उनकी घातों का जो योग है वही क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, अभिक्रिया की कोटि की बात करूं, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है भाई, अभिक्रिया की कोटि है घातों का योग, और घात को हमने क्या बताया था, x प्लस वाई, ठीक है। तो यहां अगर हम कोटि देखें पहले में, तो फर्स्ट में कोटि क्या है भाई, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कोटि, घात को जोड़ दो, 1/2 प्लस b की घात क्या है 3/2, तो क्या आ जाएगा भाई 4/2। 4/2 का मतलब क्या आया 2, यानी ये कौन से कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। सेकंड का आंसर देखते हैं। तो सेकंड का आंसर आपको पता है क्या करना है, कोटि में पावर को ऐड करना है। पावर क्या है भाई 3/2 माइनस इसकी पावर क्या है 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 2, 2 का गुणा कर दो -1 से तो -2, ठीक है। बचेगा क्या 1/2, तो 1/2 क्या आ गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी पहले एग्जांपल की पहले का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी वो कितनी आएगी सेकंड, और सेकंड एग्जांपल की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी वो कितनी आएगी 1/2, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी 0 हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, इवन आपकी फ्रैक्शन में भिन्नात्मक मान भी आपके हो सकते हैं। तो पहला एग्जांपल बड़ा आसान सा क्लियर सा हमने कर लिया, एक नंबर में छोटा आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखो, सेकंड एग्जांपल क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो पूरा। प्लैटिनम की सरफेस पर अमोनिया के विघटन से H2 तथा N2 गैस प्राप्त होती है। अमोनिया का क्या करवा रहे हो आप, डिसोसिएशन। कैटलिस्ट क्या लिया है, प्लैटिनम। टंगस्टन भी आपको यहां पर मिल सकता है, ठीक है। शून्य कोटि की इस अभिक्रिया का साफ साफ इन्होंने बोल दिया कि जो रिएक्शन है वो आपकी कौन से ऑर्डर की है भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है, जो वेग स्थिरांक का मान है वो भी दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴ मूल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। आप बुक में देखोगे तो वहां मोलैरिटी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स लिख रखा है। तो मोलैरिटी का मतलब आपको पता है, ये मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मैंने इसको खोलकर यहां पर मोल पर लीटर लिख दिया है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, कहीं मीटर पर सेकंड समझ जाओ उसको, मीटर नहीं है वो मोलैरिटी है, ठीक है। और मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो N2 व H2 के बनने का वेग ज्ञात कीजिए, यानी अमोनिया का आपको क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, विघटन हो रहा है, विलोपन हो रहा है, और आपसे पूछ रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने की दर पूछ रहा है, बनने का वेग पूछ रहा है। तो इस टाइप के मैंने आपको एक हाथ न्यूमेरिकल करवाए थे जब मैं आपको रिलेशन पढ़ा रहा था स्टोइकियोमेट्री के बीच में, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है भाई, अमोनिया ले लिया, ठीक है, और इसका प्लैटिनम की सरफेस पर डिसोसिएशन हो रहा है और आपको मिल रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, यही है, यही रिएक्शन है भाई। बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन, यहां भी 2 नाइट्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 तिया 6 हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपकी केमिकल रिएक्शन कैसी है भाई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बीच में पहले रिलेशन लिखना है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, स्टोइकियोमेट्री को बटे में पहुंचा देते हैं। ये तो क्या है भाई, NH3 के विलोपन की दर, NH3 के विलोपन की दर, और आपको पता है बीच में सिंबल जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा, बराबर का आएगा, ठीक है। फिर क्या है, N2 के बनने की दर, N2 बन रहा है ना, बनने की दर। फिर क्या है भाई, फिर आपका है जो स्टोइकियोमेट्री है उसको बटे में पहुंचाओ। फिर है आपका हाइड्रोजन के बनने की दर, बनने की दर, और आपको पता है रिएक्शन कौन सी है भाई, 0 ऑर्डर की, साफ साफ बोल रखा है 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको पता है जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है 0। मैंने आपको बता रखा है कि H या आपका कोई कैटलिस्ट आ जाए, मेटल कैटलिस्ट, तो आपकी जनरली जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो यहां पर रेट जो बराबर है वो किसके है, कांस्टेंट के बराबर है।
तो हम कह सकते हैं कि यहां जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। और वेग स्थिरांक कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के बराबर है। कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। अब आपको पूछ क्या रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने की दर आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां नाइट्रोजन के बनने की दर तो सीधा सीधा आपको दिख रही है, बराबर है किसके, 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से। तो पहली बात तो यहां सीधा सीधा लिख दो, नाइट्रोजन के बनने की दर, नाइट्रोजन के बनने की दर, और यह आपको पता है किसके बराबर है। और नाइट्रोजन के बनने की दर को और आप क्या लिख सकते हो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, dN2 अपॉन dt, ऐसे ही तो लिखते हो रेट को, ठीक है। बराबर किसके है, 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के, ठीक है। तो N2 के बनने की हमने दर निकाल ली। अब देख लेते हैं H2 के बनने की दर। तो H2 के बनने की दर को कैसे देखोगे कि 1/3 dH2 अपॉन dt बराबर है किसके, 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के। तो हमें तो यहां से H2 के बनने की दर निकालनी है, तो हम 3 का वहां पर क्या कर देंगे, गुणा। और 3 का जब 25 से गुणा होगा तो 25 कितना होता है, 75। एक पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट हम भी लगा देंगे। तो आंसर क्या आया आपका, जो हाइड्रोजन के बनने की दर है वो तो क्या निकल के आई आपके पास, 7.5 गुणा 10 की पावर -4। और जो नाइट्रोजन के बनने की दर है वो क्या निकल के आई, 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। दोनों एग्जांपल बढ़िया से समझ में आ गए होंगे आपको, लिख लो पहले इनको, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, अब बात करता हूं मैं आपको तीसरे न्यूमेरिकल की, ठीक है। देखना, समझते हुए चलना, आपको एग्जाम में यहां से एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई, वैल्यूज को चेंज कर देगा, बाकी चीजें नॉर्मल रखेगा, ठीक है। हर तरीके के जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखे हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। चलो बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की, और तीसरा न्यूमेरिकल क्या है उसको भी देखते हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर कंसंट्रेशन की बजाय आपको क्या दे रखा है भाई, प्रेशर दे रखा है, ठीक है ना। और आपने पढ़ा है कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला, तो अब हम उसको चेंज करते हैं किसकी टर्म में, प्रेशर की टर्म में। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, K1 बराबर 2.303 अपॉन T, और यहां पर आप क्या लिख रहे थे, log A0 अपॉन A, या इसको AT भी आप लिख रहे थे, ठीक है। यही कर रहे थे। ये तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे वाली आपकी टी टाइम पर कंसंट्रेशन, यही आपने लिखी थी। अब हम इसको प्रेशर की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O5, और यहां पर टी टाइम पर यानी N2O5 एट टाइम टी। ये हमने इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया किसकी टर्म में, प्रेशर की टर्म में। रिएक्टेंट हमारा यहां पर कौन है, N2O5, ठीक है ना, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड आपका रिएक्टेंट है। तो अब इसके लिए हमको P0 तो दे रखा है भाई, P0 कितना दे रखा है, P0 हमको दे रखा है T बराबर 0 समय पर हमको दे रखा है जो आपका है 0.5 प्रेशर दे रखा है आपको। अब यहां पर आपको T टाइम पर नहीं दे रखा, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, पूरी रिएक्शन का टोटल प्रेशर दे रखा है। जो रिएक्शन का टोटल प्रेशर, जो कुल दाब है वो आपको दे रखा है 0.512। लेकिन हमें तो किसका चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल किसका, N2O5 का, ना कि पूरी रिएक्शन का। तो इसको हम निकालेंगे, यहां पर हम डालेंगे और इसके बाद हम पूरी कैलकुलेशन करके रेट कांस्टेंट निकालेंगे, वेग स्थिरांक की हम गणना करेंगे। कुल मिला के हमको K क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना, बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आंसर देखो, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। तो बैलेंस्ड इक्वेशन को हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 2N2O5, और ये आपका डिसोसिएट हो रहा है N2O4 प्लस O2 में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं, यानी T बराबर 0 समय पर बात करूं, तो आपको पता है कि इसका प्रेशर क्या है, अभी पूरा का पूरा है, और कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ठीक है। और यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है, 0 ATM, और यहां भी कितना है, 0 ATM, ठीक है। प्रेशर की बात कर रहे हैं इसलिए क्या लिख दोगे आप, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब T समय पर बात कर लेते हैं,
और टी समय पर जो इसका प्रेशर, हम समझ लेते हैं कि यहां पर कुछ प्रेशर आपका बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? एक्स बढ़ जाता है। तो यहां पर बचेगा कितना? 0.5 माइनस 2x बचेगा। मैंने बता रखा है आपको कि जो यहां पर स्टोइकोमेट्री है उसी को आप यहां पर यूज करोगे, ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना चाहूं, कुल दाब निकालना चाहूं, तो कुल दाब यानी पीटी क्या होगा? कुल दाब आपका होगा 0.5 माइनस 2x, सबको जोड़ दें, प्लस x और प्लस x। अब आपको पता है यहां पर 2 लग रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इधर भी आप क्या लिख दोगे? 2x लिख दोगे। अब माइनस के 2x से प्लस का 2x कट गया तो बचा क्या? पीटी बराबर, पीटी बराबर क्या बचा है? 0.5 प्लस का x, ठीक है। और अगर x के मान निकालना चाहूं तो x के मान निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा भाई? x के मान निकालने के लिए क्या लिखोगे? 0.5 पीटी माइनस 0.5, यही लिखोगे। अब आपको पता है पीटी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.512 दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो आप इसको लिख दो, x बराबर क्या हो जाएगा? 0.512 माइनस 0.5, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तब क्या आ जाएगा? 0.012। तो x का मान आपके लिए मिल गया, x का मान आपके लिए मिल गया। तो आप निकाल सकते हो भाई N2O5 का प्रेशर निकाल सकते हो आप टी समय पर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो PN2O5 क्या होगा? PN2O5 एट टाइम टी क्या होगा भाई आपका? इसका स्टेंजा उठाओ, उठा लिया 0.5 माइनस 2 और x का मान हमको पता है, x का मान कितना है भाई? 0.012। अब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0.476 ATM, ठीक है। यह आपको प्रेशर मिल गया कौन से समय पर? टी समय पर मिल गया, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहां रखोगे, इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जोड़ बाकी गुणा भाग और रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू आप निकाल लोगे। देखो भाई अब वैल्यूज को रख देते हैं अपन। तो K1 बराबर क्या हो गया? 2.303 और टी समय आपको पता है कितना दे रखा है? 100 सेकेंड, ठीक है। तो इस पर जो आपका जो लॉग पी नॉट की वैल्यू आपको पता है 0.5 और टी समय पर कितनी कंसंट्रेशन आई आपकी, सॉरी कितना प्रेशर आया आपका? 0.476, ठीक है ना। अब जब आप जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो क्या आएगा भाई यहां पर? अपॉन 100 लॉग और कितना आएगा? 1.05 आएगा। और लॉग 1.05 की वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है ना। और ये वैल्यू कैसे निकाली है इसको भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। तो इसकी लॉग 1.05 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.021। और जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा? 4.93 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स। 100 सेकंड है, यहां सेकंड ऊपर जाएगा, किस में आ जाएगी? सेकंड इनवर्स में आ जाएगी, क्योंकि यहां एटीएम, यहां भी एटीएम, एटीएम से एटीएम कट गया, जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? आपकी सेकंड इनवर्स में आएगी। तो ये आपका रेट कांस्टेंट आया, रेट कांस्टेंट K1 बराबर 4.93 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकंड इनवर्स। अब ये लॉग क्या है, लॉग की कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो बताता हूं, उससे पहले इसको लिख लो पहले आप इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। कर लोगे? तो प्रेशर का आ जाए तो याद यहां पर देना, ये नहीं कि पीटी यहां पे जो रखा है सारा उठ के पूरी रिएक्शन का इसको रख दो, ना भाई ना, ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन का कुल दाब दे रखा है। आपको तो टी समय पर रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, तो टी समय पर रिएक्टेंट का प्रेशर हमने निकाला है, कितना आया है? 0.476 ATM आया। उसको रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब लॉग को देखते हैं भाई, लॉग की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। देखो भाई लॉग का एक तो तरीका है आप टेबल से निकालो, या आपको ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड अगर लॉग देगा तो आपको क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे के रखेगा वो कि लॉग इसका मतलब है ये वैल्यू, ठीक है। और निकालते कैसे हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना भाई, देखना। अब देखो कुछ लॉग के मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं, ठीक है ना। देखना भाई, पहला लॉग का फॉर्मूला क्या है? लॉग m की पावर n। इसको कैसे सॉल्व करना है? पावर आपकी आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा इसका? n log m, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है log m इंटू log n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? जब भी आपका गुणा आएगा उसकी वैल्यू को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, स्मॉल n लिया है तो आप भी स्मॉल n लिख दो। एक और फॉर्मूला देखो, log m अपॉन n, ठीक है, log m अपॉन n। इसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? log m माइनस log n, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने आपको 3 बताए, इन तीनों को याद रखोगे, आपका लेवल तक यहां तक काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और कुछ आपको log की डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखनी है, कौन कौन सी? 1 से लेके 10 तक। तो log जो 1 की वैल्यू है वो होती है 0, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है?
0.3010 ये वैल्यू भाई आपको याद रखनी है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 4771, ठीक है ना, पॉइंट लगाकर आगे। और अगर log 4 की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो log 4 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 2 गुणा 2 क्या होता है 4, और अगर मैं 2 गुणा 2 करूंगा मतलब log 2 और log 2 की वैल्यू को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, log 4 की। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो 0.3010 को मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 0.6020, ठीक है। यह आपकी आ गई log 4 की वैल्यू। और अगर log 5 की वैल्यू चाहिए तो log 5 की वैल्यू क्या है 6989, क्या है भाई 0.6989। अब आपको अगर मैं बोलूं कि log 6 की वैल्यू बताओ तो क्या आप बता सकते हो भाई, बताओ log 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पता है हमको। log 6 कैसे बनेगा 3 गुणा 2, तो 3 की और 2 की वैल्यू को जोड़ दें, किसकी आ जाएगी log 6 की, तो 3 की और 2 की वैल्यू को जोड़ दो, तो इसको मैं जोड़ देता हूं 1 7 और 1 कितना हुआ 8, 7 और 6 और 3 कितना हुआ 7, यानी वैल्यू कितनी आई 0.7781। अब अगर मैं आपसे बोलूं log 7 की वैल्यू क्या है, तो log 7 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 8450, ठीक है। और अगर मैं बोलूं log 8 की वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या निकाल दोगे आप, बताओ, बिल्कुल निकाल देंगे। log 8 कैसे बनेगा, log 8 आपका बनेगा 4 गुणा 2, तो 4 और 2 की वैल्यू को जोड़ दो, 4 और 2 की वैल्यू को जोड़ दें तो 8 बन जाएगा, ठीक है। 4 और 2 की वैल्यू को जोड़ें तो 0.9030, ठीक है। log 9, और log 9 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, 3 गुणा 3, यानी 3 की वैल्यू को 2 बार जोड़ दें तो हमें log 9 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जोड़ देते हैं 2 बार, 1 में 1 जोड़ा 2, 7 में 7 जोड़ा 14 की 4, हाथ से लगी 1, 14 और 1 15 की 5, हाथ से लगी 1, और ये हो गया 9, यानी वैल्यू कितनी आई 9542, ठीक है। और log 10 की वैल्यू याद रखोगे, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, कुछ वैल्यू आपको याद ही रखनी है, कुछ वैल्यू को आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको निकाल के बताई। 0 की याद रखोगे, 2 की, 3 की, 4 की निकाल सकते हो, 2 गुणा 2, यानी 2 और 2 की वैल्यू को जोड़ दोगे 4 आ जाएगा। 5 की याद रखनी पड़ेगी, 6 की निकाल सकते हो, 3 गुणा 2, यानी 3 और 2 की वैल्यू को जोड़ दोगे 6 आ जाएगा। 7 की आपको याद रखनी पड़ेगी, 8 की निकाल सकते हो, 4 गुणा 2, 4 और 2 की वैल्यू को जोड़ दोगे 8 आ जाएगा। 9 की निकाल सकते हो, 3 गुणा 3, 9 की वैल्यू आ जाएगी। log 10 की वैल्यू आपको याद रखनी है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी, इसको आप याद रखोगे। अब देखो, अब जो आया था ना आपका log 1.05, उसकी वैल्यू कैसे निकाली उसको भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखना, log 1.05 की वैल्यू को देखो, तो 1.05 की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो इसमें नीचे क्या करूंगा, मैं 100 लगाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो आएंगी, मतलब 100 आएगा। अब इसको 5 से काट दें हम, तो 5 से काटेंगे तो क्या होगा भाई, 5 से काट दो, ये कटा 21 बार, ये कटा आपका 20 बार, तो log 21/20 आया। तो log 21/20 को मैं क्या लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से, log 21 माइनस log 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे क्या, log 21 को आप कैसे लिख सकते हो, हम ऐसे लिख सकते हैं log 7 गुणा log 3, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 तिया क्या होता है 21। log 20 को आप कैसे लिख सकते हो, log 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 गुणा log 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 गुणा 2 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। अब 7 की वैल्यू आपको पता है, 7 की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है बताओ मुझे, 8450, प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है भाई 4771, ठीक है। log 10 की वैल्यू कितनी है बता दो, 1 है, ठीक है। और आपको पता है गुणा किस में हो जाता है, गुणा प्लस में बदल जाता है, तो यहां हमने देखो गुणा प्लस में बदला है, यहां भी हम गुणा को किस में बदलेंगे, प्लस में। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, देख के बताओ फटाफट, कितनी होती है 0.3010, ठीक है ना। जोड़ोगे क्या आएगा 1.3221, यही आएगा, और इसको आप जोड़ोगे क्या आएगा 1.3010, और इसमें से इसको घटा दोगे तो 0.021, यह आ गया आपका आंसर। और यही आंसर हमने रखा था कि log 1.05 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 0.021, ये मैंने आपको वहां डायरेक्ट रख दिया था। कैसे निकाला वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और प्रोसीजर भी आपको बता देता हूं, चलो एक एग्जांपल और बताता हूं, पहले इसको लिख लो, पहले लिख लिया, एक एग्जांपल और देखो भाई, ठीक है। आपसे बोल दे पॉइंटों वाली और वैल्यू आपसे बोल दे कि log 6.2 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो देखना log 6.2 की वैल्यू देखो, ठीक है। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में कहीं आसानी हो रही है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे 6.2 की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो 6.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, log
62 गुणा 10 की पावर -1, डेसिमल इधर जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है। और log 62 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 गुणा 31, log 2 गुणा log 31 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि 31 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 62 ही हो जाएगा, और 10 की पावर -1 तो आपका एज इट इज है, ठीक है। और -1 आपको पता है, -1 का मतलब पावर कहां आ जाएगी, आगे, तो पावर आपकी आगे आ जाएगी। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो इसको क्या लिखते हैं हम, पावर ले आते आगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है log m की पावर जो n है, n आगे जाएगा आगे, तो -1 आ जाए आगे आ जाएगा, और बचेगा क्या, log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का गुणा मैं -1 से करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू किसकी आएगी, -1 की आएगी। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, ये रहा आपका -1 और फिर प्लस, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कैसे करोगे भाई, इसको आपको पता है सम संख्या में अगर मैं कर लूं तो मुझे आसानी रहेगी, यानी अगर मैं 31 का 32 बना दूं तो मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। या आपको बहुत ही ज्यादा अगर आपको वैल्यू क्लिष्ट देगा ना, मतलब हार्ड देगा, तो उसकी क्वेश्चन में आपको वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको 31 को कर दिया 32, ठीक है। तो हम इसको ऐसे और कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 × 16 गुणा 2 लिख सकते हो क्या, 16 दूनी 32 ही होगा। और इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा ये 2 को मैंने आगे ले लिया, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 8 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, और कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको 2 गुणा, और 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 गुणा 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 गुणा 2, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हमने इसके देखो टुकड़े कर लिए, बहुत सारे कर लिए ना, किसके, 32 के, 32 गुणा 2 के टुकड़े कर लिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो हम इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बना आपके लिए, log 2 की पावर 6 बन गया। क्या बन गया आपके लिए, log 2 की पावर 6 बन गया। तो आपके लिए पहला फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा भाई, पहला फॉर्मूला log 2 की पावर 6 है, इसका मतलब क्या है, पावर आ जाएगी आगे, 6 आ गई आगे आपकी, गुणा क्या हो गया, log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, तो 6 का गुणा कर लिया आप किससे, 0.3010 से। 6 का गुणा 0.3010 से कर लो भाई, 0, 6 कम 6 0, और 6 थी कितने हो गए 18, ठीक है। 4 संख्या पहले पॉइंट, तो 1.80 के आसपास आया आपका। और 1.80 में से अगर मैं माइनस का 1 घटा दूं, आगे माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 प्लस 1.8060, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 0.8060। ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, किसका, log 6.2 का आंसर आया। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी होती है भाई, log 6.2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.79 के अप्रोक्सीमेट होती है। तो देखो 79 आपकी एग्जैक्ट है, कितना सा आंसर आया, 79 का कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको वैल्यूज नहीं दे रखी हो तब आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इसको भी लिख लो, और जैसे जैसे एग्जांपल में आपको न्यूमेरिकल्स में आती जाएंगी log की वैल्यू, मैं वहां के वहां आपको बताता चलूंगा। लिख लो पहले इसको एक बार, लिख लिया, चलें आगे। मैथ वाले जो बच्चे होंगे उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे हैं log के बेस पर। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको मैं स्पेशली बता रहा हूं, ठीक है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम पे log आया नहीं, अरे आपको ज्यादा ही अगर कठिन आएगी तो एग्जाम में आपको वैल्यूज देगा, और अगर नहीं आपको दे रहा है तो निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इनमें से जो वैल्यूज हैं और ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखोगे, आराम से आप वैल्यूज को निकाल पाओगे, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और 3 तक हमने पढ़ लिए, चौथा न्यूमेरिकल देखो भाई। मैं लिख देता हूं न्यूमेरिकल को पहले, फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखना। चलो भाई एक नया न्यूमेरिकल, इसको भी समझते हैं, एक डायरेक्ट ट्रिक भी मैं इसकी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले समझो आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है, नंबर कैसे लेने हैं, वो पहले बात करते हैं, बाकी कंपटीशन लेवल की बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखो एक रिएक्शन दे रखी है आपको फर्स्ट ऑर्डर की, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा है कि भाई 10 मिनट में कोई रिएक्शन आपकी 20% पूरी हो जाती है, तो मुझे बताओ कि इसको 75% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 10 मिनट में वो 20% कंप्लीट हो जाती है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप रेट कांस्टेंट निकालोगे,
फिर आप क्या करोगे, दोबारा वही फॉर्मूला आप यूज करके जो फाइनल फॉर्मूला आया था फर्स्ट ऑर्डर का, उसके लिए फिर आप टी की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों रिएक्शन के लिए बराबर ही है। अरे भाई रेट कांस्टेंट तो आपका 20% पूरी हो जाएगी तो भी वही रहेगा, 75% पूरी हो जाएगी तभी भी वही रहेगा, कांस्टेंट तो वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि देखो माना रिएक्शन 20% पूरी हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि भाई जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी है, बिल्कुल 100। माना कि जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो ए नॉट है वो कितना है आपका 100, तो आपका ए कितना बचेगा भाई, टी टाइम के बाद ए कितना बचेगा मुझे बताओ। 20% तो प्रोडक्ट में बदल गया, तो बचा कितना हमारे पास, 80 बचा, समझ रहे हो ना। अरे 20% तो चला गया प्रोडक्ट की साइड, तो टी टाइम पर कितना कंसंट्रेशन बचा, 100 माइनस 20, और 100 माइनस 20 का मतलब कितना बचा, 80 बचा। फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला पता है आपको, K1 बराबर क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, यही है ना फॉर्मूला। वैल्यू रखो 2.303, कितनी मिनट, 10 मिनट, ठीक है, तो 10 रख दो। अब लॉग, और ए नोट कितना दे रखा है, ए नोट हमको दे रखा है पूरा 100, टी टाइम के बाद हमारा कितना बचा 80, काट दूंगा तो कितनी बार आएगा, 1.25 बार, देख लो इसको भी, 3.303 लॉग कितना आया 1.25। अब इस लॉग की वैल्यू को मैं आपको यहीं बता देता हूं, निकालो भाई। कैसे निकालोगे, अभी जो बताया था वही तरीका करोगे। पहले तो इसको चेंज कर लो बिना डेसिमल के, बिना डेसिमल के मैं चेंज करूं तो क्या लिखूंगा, लॉग 125 गुणा, चलो इसको और खोल के ही लिख देता हूं, लॉग 125 गुणा 10 की पावर, लॉग 10 की पावर क्या लिखूंगा, -2, 2 डेसिमल इधर लाया हूं ना, तो 10 की पावर -2। अब -2 का मतलब लॉग m की पावर n लग रहा है, तो पावर आपको पता है कहां आ जाती है, आगे, तो पावर आगे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और लॉग 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1। अरे मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -2 लॉग 10 लिखूंगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 2 का 1 से गुणा करूंगा तो कितना बचेगा, -2 ही तो बचेगा, ठीक है। तो देखो -2। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग 25 की, और आपको पता है लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस n। तो अब मुझे लॉग 125 की वैल्यू निकालनी है, और उसको मैं जोड़ दूंगा -2 में, मेरा आंसर आ जाएगा। अब लॉग 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकता हूं, 5 5 25, 25 5 125, तो मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लॉग 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और आपको पता है पावर कहां आ जाती है, आगे, तो पावर आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगा 3, और लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, अभी मैंने आपको बताया ना कितनी होती है, 0.6983 6989, ये वैल्यू होती है आपकी किसकी, लॉग 5 की। तो लॉग 5 की वैल्यू आप रख दो, कैलकुलेशन करके आंसर, जोड़ बाकी गुणा भाग, और आंसर आपका सामने। रखो भाई, वैल्यू को रख दोगे तो इसका गुणा कर दो, 6989 और -2 कर देना, जोड़ बाकी गुणा भाग करने के बाद आपका आ जाएगा लॉग 1.25। देखो गुणा करोगे क्या आएगा, 2.0967, ठीक है। और इधर क्या आया, -2, तो इधर से माइनस कर दोगे तो 2 से 2 गया, कितना बचेगा, 0.0967 ये बचेगा आपका। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, लॉग 1.25 की। ये वैल्यू को इधर रख दो, और कैलकुलेशन करके आप क्या निकालोगे, के को निकालोगे, और के की वैल्यू को फिर दोबारा फॉर्मूले में रखोगे। कैसे रखोगे, देखो गुणा किससे कर दोगे, 0.0967 है, ठीक है ना। अब K1 की वैल्यू क्या आएगी, जब आप यहां से जोड़ बाकी गुणा भाग कर लोगे तो K1 की वैल्यू निकल के आएगी 0.0223 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, ये वैल्यू आ गई आपकी K1 की। अब आप क्या करोगे, इस K1 की वैल्यू को उठा के आप दोबारा इस फॉर्मूले में रखोगे, T को इधर लाओगे और टाइम को निकाल लोगे। इस टाइम आपकी कंसंट्रेशन को कौन सी यूज करोगे, 75% वाली को। तो मैं इसको मिटा के यहां से आगे लिखता हूं, ठीक है, समझना भाई। और फिर डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये तो कॉपी में किस तरीके से लिखना है आपको, वो मेथड में आपको बता रहा हूं। फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा, जिससे आप 2 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर आप आंसर को निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसी को चेंज करके, T बराबर 2.303, और K1 को कहां ले आता हूं मैं, नीचे ले आता हूं, ठीक है। और फिर क्या करोगे, लॉग
ए नॉट कितना है पूरा 100 हमारा। और अब हमको क्या पता है 75% रिएक्शन पूरी हो गई, तो 75% के लिए आपको पता है अब ए कितना बचेगा भाई, 100 में से आपकी 75% पूरी हो गई, तो बचा कितना टी टाइम पर 25% बचा, तो नीचे क्या लिखोगे आप 25, ठीक है। और 100 में आप इसका कर दो भाई, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, 25 चौका 100, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था 6020, ठीक है। और K1 की वैल्यू भी यहां रख दो भाई, K1 की वैल्यू क्या है, K1 की वैल्यू क्या है 0.0223, ठीक है ना। जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे 62.17 मिनट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 62.17 मिनट। ये आ गया आपका कि 75% पूरी होने में कितना समय लगेगा, 62.17 मिनट हमको लगेंगी, ठीक है। तो ये तो रहा एक सिस्टमैटिक तरीका जिससे आप कॉपी में नंबर लाओगे। एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, पहले इसको आप अच्छे से लिख लो। लिख लिया, मिटा दूं। अब देखो एक डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं, उनसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। देखो केवल और केवल किसके लिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर में ये चीजें मत लगाना, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पहले ही लिख देता हूं मैं, केवल और केवल किसके लिए, ये बात प्रथम कोटि के लिए, ठीक है। टी 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है टी हाफ, अर्धायुकाल। और अगर मैं इसमें 25 जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, टी 75%, और 75% के लिए क्या हो जाएगा 2t हाफ। और अगर मैं इसमें इसका आधा जोड़ दूं, 12.5 जोड़ दूं, तो कितना आ जाएगा, ये टी आ जाएगा ये मेरे पास 87.5, और 87.5 का मतलब कितना हो जाएगा 3t हाफ, ठीक है। और अगर मैं इसमें 6.2 जोड़ दूं, इसका आधा 12.5 का आधा 6.2 में जोड़ दूं, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 93.7%। तो t 93.7% का कितना हो जाएगा 4t हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं t 90% की बात करूं तो t 90% को पूरा होने में 10/3t हाफ समय लगेगा। यानी अगर मैं और इसको सॉल्व करूं तो 3.33t हाफ लगेगा, ठीक है। और अगर मैं t 99% की बात करूं तो इसको पूरा होने में 20/3t हाफ का समय लगेगा, यानी 6.66t हाफ का टाइम यहां पर लगेगा। और अगर मैं t 99.99% की बात करूं तो इसको पूरा होने में 30/3 यानी कितना लग जाएगा 10t हाफ का समय लगेगा, ठीक है। आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन अभी बताऊंगा आपको, जिसमें बोलेगा कि सिद्ध करो t 99.99% रिएक्शन पूरी होने में 10t हाफ के गुणा के बराबर आपको समय लगता है। इस चीज का भी अभी आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो समझ गए, इस तरीके के फॉर्मूले आप याद रखोगे। अब एक क्वेश्चन बता देता हूं। सपोज एक रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है उसको 90% पूरा होने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो 99.99% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की जिसका 90% पूरा होने में आपको लगता है 10 मिनट, तो 99.99% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि t 90% का मतलब क्या है, t 90% का मतलब है 10/3t हाफ। यही है, क्या है 10/3t हाफ, ठीक है। और इसमें कितनी मिनटें लग रही हैं, इसको पूरा होने में 10 मिनट लग रही है। तो यहां से मैं टी हाफ निकाल सकता हूं। टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, 10 का गुणा किया 3 से, और ये 10 कहां आ जाएगी नीचे, 10 से 10 कट गई, तो कितना आएगा, इसके लिए टी हाफ आ गया 3 मिनट, ठीक है। इसके लिए अर्धायुकाल कितना आ गया 3 मिनट आ गया। और जब टी हाफ की वैल्यू निकाल ली तो अब तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि t 99.99% को पूरा होने में लगता है समय 10t हाफ के बराबर। तो t हाफ मेरा कितना आ गया 3, तो 99.99% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा भाई 30 मिनट लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको ये परफेक्ट वैल्यूज के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो। समझ के बात को, लिख लो भाई, इसको भी काम की चीज है कंपटीशन के लिए, ठीक है। बात करता हूं अगले न्यूमेरिकल की, चलते हैं आगे। देखो न्यूमेरिकल नंबर 5, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो साथ साथ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं उनको बताता चलूंगा जो आपको बोर्ड से लेवल के आगे भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है भाई। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की ओर। देखो भाई, आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है कि स्पष्ट कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बोला था इस तरीके का भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि 99.99% रिएक्शन को पूरा होने में 10t हाफ के बराबर समय लगता है, ठीक है। पढ़ लो एक बार, स्पष्ट कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो हमें पता है
माना कि आपकी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, माना कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी जो ए नॉट है वो कितनी है भाई, 100 है, ठीक है। तो ए कितनी होगी, ए का मतलब टी टाइम पश्चात कितनी होगी, क्योंकि जो हमारे जो रिएक्शन है वो कितनी पूरी होगी, 99.9% पूरी हो गई। तो हमारा टी टाइम के बाद जो रिएक्टेंट बचेगा वो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, K1 बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, यही है फॉर्मूला। टी को इधर भेज दूं क्योंकि हमें तो टाइम के बीच का रिलेशन देखना है, अभी देखेंगे किस तरीके से। 2.303 नीचे लिखेंगे K1 और यहां हो गया लॉग, ऊपर लिखोगे 100, नीचे लिखोगे 0.1। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो एक जीरो रखना पड़ेगा, और एक जीरो का मतलब यहां क्या हो गया, लॉग 10 की पावर 3 लिख सकता हूं भाई ऐसे, 10 गुणा 10 गुणा 10 करूंगा तो 1000 आएगा, यानी लॉग 10 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, पावर आ जाएगी आगे, गुणा क्या हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, 3 का गुणा 1 से करूंगा, आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। यानी लॉग 10 की पावर 3 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। तो 303 अपॉन K1 इंटू 3, तो यहां से मैं 3 का गुणा कर दूं भाई, क्या हो जाएगा 909.6 अपॉन K1, ये वैल्यू आई आपकी टी की। और आपको पता है अर्धायु काल का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1, यही होता है इक्वेशन 1, और इसको दे देता हूं इक्वेशन 2, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आपको तो क्या निकालना है भाई, कितना गुना होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार क्या है, टी अपॉन टी हाफ, इससे हमें पता चल जाएगा। तो टी की वैल्यू को हम रखें तो टी की वैल्यू कितनी है, 6.909 अपॉन क्या है भाई, K1 है, और इसके नीचे मैं टी हाफ को रखूंगा तो आपको पता है वैल्यूज कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट रख देता हूं, तो इसको गुणा करके उल्टा करके लिख देता हूं, K1 इंटू क्या हो जाएगा 0.693, K1 से K1 कट गया, यहां भी 3 के बाद पॉइंट है, यहां भी 3 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। तो आप यहां से कह सकते हो क्या भाई, बिल्कुल कह सकते हो, टी अपॉन टी हाफ कितना आया आपके पास, 10 आया। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो टी है वो किसके बराबर आएगा, 10 गुणा टी हाफ के बराबर आएगा। और यही आपको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था कि टी 99.99% है, ये जो 99.99% है इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा, अर्धायु काल का ये 10 गुना होता है। समझ गए बात को, लिख लो इस पूरे एग्जाम्पल को, 5 तक न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं, कर लिया। चलें आगे, देखो एक न्यूमेरिकल और देखो भाई, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल और देखो, और सारे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। एक न्यूमेरिकल और देखो, न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन मैं आपको पहले लिख देता हूं, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो न्यूमेरिकल को देखो भाई, अब आप इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ो एक बार, क्या लिख रहा है कि कार्बन 14 एक आइसोटॉप दे रखा है कार्बन का, और इसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव क्षय, और जिसकी अर्धायु आपको दे रखी है 5730 वर्ष है, ठीक है। तो क्षय स्थिरांक बताइए। क्षय स्थिरांक का मतलब वही रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है। और आपको मैंने बताया था कि जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रियाएं वो कौन से कोटि की होती हैं, फर्स्ट कोटि, प्रथम ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओगे, टी हाफ दे रखा है, टी हाफ का फॉर्मूला हमें पता है, बताओ भाई क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1, और रेट कांस्टेंट आपको क्या है पूछ रहा है, तो K1 को इधर लाओ, टी हाफ को इधर लाओ, K1 को इधर रख देता हूं भाई, टी हाफ को इधर रख देता हूं। टी हाफ कुछ दे रखा है क्या आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखा है, 0.5693 अपॉन कितना दे रखा है 5730 ईयर। तो जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, ईयर इनवर्स में आ जाएगा। और जब आप जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1.209 इंटू 10⁻⁻4 ईयर इनवर्स, ठीक है। ये आ गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, क्षय स्थिरांक, यानी आप इसको बोल सकते हो डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो जो रेट कांस्टेंट आया वो कितना आया 1.209 इंटू 10⁻⁻4 ईयर इनवर्स। तो आप इसको एक बार लिख लो भाई, ठीक है, लिख लिया।
ठीक है। तो अब मैंने आपको काफी अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल करवा दिए, और भी न्यूमेरिकल जो आपको दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस आप करोगे। कोई नहीं आता है तो आप मुझसे बताओगे, मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।